तो आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे एलसीआर। कल अपन ने एलसी वाला देखा था। हाँ सर, कल अपन ने एलसी वाला देखा था। आज अपन देखेंगे एलसीआर। जब अपन एक इंडक्टर को एल को, एक कैपेसिटर सी को और एक रेजिस्टेंस आर को, तीनों को श्रेणी क्रम में लगाएं तो उस समय क्या स्थिति बनेगी, मतलब उसमें बहने वाली धारा क्या होगी, उसकी प्रतिबाधा क्या होगी, वो सब निकाले थे ना। कला क्या होगी और फेजर आरेख बनाए थे। वो सारी चीजें अपन फिर से देखेंगे। एक तरह से ये टॉपिक फिर से रिवाइज करवाएगा उन्हीं सब चीजों को। तो ध्यान से देखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे बताओगे भी। तो एलसीआर अपन को तीनों को कनेक्ट करना है, ठीक है। और कैसा करना है, सीरीज में। एलसीआर श्रेणी परिपथ, श्रेणी का मतलब सीरीज में होता है, लाइन में। जैसे मैंने आर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आर के बाद मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, एल कनेक्ट कर दिया, और एल के बाद मैंने सी कनेक्ट कर दिया। इनको किसी भी क्रम में लगा सकते हो, है ना। पहले ये भी आ सकता है, पहले इनको कोई दिक्कत नहीं। आर एल सी में ये सी लगा दिया। और आर एल सी श्रेणी परिपथ है। और ये कौन सा वाले परिपथ है, प्रत्यावर्ती परिपथ चल रहे सारे, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर अपन को प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ना है। तो ये अपन ने क्या लगा दिया, एक प्रत्यावर्ती धारा या स्रोत या वोल्टेज स्रोत लगा दिया, जिसकी वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t है। ध्यान है, हमने ये लिया था। ये अपन ने इस तरह से कनेक्ट कर दिया इसमें। अब अपन जानते हैं कि ये वोल्टेज स्रोत लगा दिया, तो ये वोल्टेज जो होगी इन तीनों पर ड्रॉप होगी। कुछ वोल्टेज इस पर लगेगी, कुछ वोल्टेज इस पर लगेगी, कुछ वोल्टेज इस पर लगेगी। इस पर अलग वोल्टेज, इसे अपन कह देंगे आर के सिरे पर उत्पन्न वोल्टेज, जिसका नाम क्या रख देंगे, VR। और ये हो जाएगी एल के सिरे, इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो वोल्टेज है वो हो जाएगी एल के सिरे पर वोल्टेज VL। और इन दोनों के सिरे पर जो वोल्टेज है वो हो जाएगी VC। तो इस तरह से ये तीनों वोल्टेज में डिवाइड हो जाएगा। जितनी वोल्टेज ये है वो इसमें डिवाइड हो जाएगी। अपन जानते हैं श्रेणी क्रम में जो वोल्टेज होती है वो बराबर, मतलब इन तीनों में जो डिवाइड होती है, इसका प्लस इसका, तीनों की वोल्टेज जुड़ करके किसकी हो जाएगी, जो स्रोत लगाएगा उसकी। अगर ये 10 वोल्ट का है तो मान लो तीनों में अगर डिवाइड हो जाएगी 10 वोल्ट को, है ना। समांतर में होता है तो क्या होता है, सभी पर समान वोल्टेज आती है। V1 V2 V3 तीनों समान होते हैं समांतर क्रम में। यहाँ तीनों में अलग अलग हो जाएगा। तो जो वोल्टेज स्रोत की वोल्टेज V वो बराबर हो जाएगी इन तीनों की वोल्टेजों के योग के बराबर, ठीक है। तो वोल्टेज स्रोत की वोल्टेज, हाँ तो वोल्टेज स्रोत की वोल्टेज V बराबर किसकी हो जाएगी, इन तीनों की वोल्टेजों की। तो R के सिरे पर वोल्टेज कितनी होती है, तो R के सिरे पर V बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ पर इसके सिरे पर वोल्टेज कितनी हो जाएगी, I गुना R। अच्छा इधर तो R के सिरे पर वोल्टेज होगी V बराबर IR। ऐसे ही जो L है इंडक्टर, उसके सिरे पर वोल्टेज क्या होगी, तो इंडक्टर के सिरे पर वोल्टेज होती है L DI/dt। ये L के सिरे पर वोल्टेज होगी। ऐसे संधारित्र C के सिरे पर वोल्टेज क्या होती है, तो धारिता अपन C बराबर निकालता है Q/C, उससे आ जाएगा Q/C। ये तीनों के सिरों पर वोल्टेज को अगर अपन को दर्शाना हो तो ये इस तरह से दर्शाएंगे। जहाँ पर V क्या है, स्रोत की वोल्टेज, इसको V को V0 साइन ओमेगा t भी लिख सकते हैं। अगर इसका पूरे का मान रखते हो V बराबर साइन V0 साइन ओमेगा t भी लिख सकते हैं। ये तो वोल्टेज के बारे में बताया केवल कि ये यहाँ पर हमने इतना वोल्ट का स्रोत लगा रखा है, तो तीनों पर वोल्टेज ड्रॉप होगी, वोल्टेज ड्रॉप होगा, विभव का पतन होगा, और तीनों पर वोल्टेज जो है ये है, और तीनों का जोड़ किसके बराबर होगा, V0 साइन ओमेगा t। अब अपन सॉल्व करते हैं। कल अपन ने जिस तरह से सॉल्व करा था आरसी परिपथ को, ठीक उसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले अपन ने क्या निकाला था कि R के प्रतिरोध R के सिरों पर वोल्टेज, प्रतिरोध R के सिरों पर वोल्टेज। तो R के सिरों पर वोल्टेज VR बराबर क्या आया था, VR बराबर क्या आया था भाई, वोल्टेज को अपन ऐसे ही लिखे ना, V0 साइन ओमेगा t। तो ये आ जाएगा V0, और ये शिखर मान किसका है, R का। तो V0 R और साइन ओमेगा t, ये आएगा R के सिरों पर वोल्टेज, ठीक है। दूसरी अपन बात करते हैं किसकी, L या C, दोनों में से कोई भी ले लो। तो पहले ले लेते हैं इसी प्रकार L के सिरों पर वोल्टेज, L के सिरों पर वोल्टेज जब VL निकालेंगे तो देखो L के सिरों पर वोल्टेज क्या होगी। अपन ने देखा था, जहाँ मैंने 3 बातें तुम्हें बताई थी कि उसे ध्यान में रखना हमेशा, कि जब भी R के सिरे पर निकालते हैं तो वोल्टेज और धारा दोनों एक ही दिशा में होती है ना। L के सिरे पर निकालते हैं तो धारा जो होती है वो 90 डिग्री पीछे होती है ना। धारा 90 डिग्री पीछे होती है तो वोल्टेज क्या होगी, 90 डिग्री आगे होगी। ये तीनों चीजें ध्यान में रख लो। आज फिर से मैं लिख देता हूँ कि R होगी तो वोल्टेज व धारा समान दिशा में होगी, समान दिशा में होगी। इधर वोल्टेज है तो इसी तरफ क्या होगी, धारा होगी। यदि L जुड़ा हुआ है तो धारा I 90 डिग्री पीछे होगी, धारा पीछे रहती है 90 डिग्री। अगर वोल्टेज अगर यहाँ है तो धारा 90 डिग्री
पीछे ले जाएगी ऐसे, और जब C जुड़ा होगा तो धारा क्या होगी, 90 डिग्री आगे होगी। इसका मतलब अगर वोल्टता यहाँ है तो धारा कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, यानी 90 डिग्री आगे। एक ही बात है, धारा 90 डिग्री आगे या वोल्टता 90 डिग्री पीछे है, दोनों हम कैसे भी कह सकते हैं। तो देखो इसी प्रकार L के सिरों पर वोल्टता निकालते हैं, तो L जब भी जुड़ा होता है किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में, तो अपन जानते हैं कि धारा 90 डिग्री पीछे हो जाती है। इसका मतलब वोल्टता 90 डिग्री आगे हो जाती है। तो इसकी जब वोल्टता को मैं लिखूंगा तो पहले तो इसका शिखर मान V0L, और इसकी वोल्टता को लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस π/2 यानी 90, π/2 को 90 बोलते हैं ना, तो 90 डिग्री क्या होगी वोल्टता आगे होगी। समझ गया ना मैंने ऐसा क्यों किया है। अब इसी प्रकार सिरों पर वोल्टता, तो C के सिरों पर वोल्टता निकालेंगे तो ये VC बराबर, अब देखो इसके सिरे पर वोल्टता क्या होगी C के जब निकालेंगे, तो C के लिए अपन जानते हैं कि जब भी परिपथ में प्रत्यावर्ती परिपथ में C जुड़ा होता है, कैपेसिटर जुड़ा होता है, तो करंट जो है 90 डिग्री आगे हो जाती है। इसका मतलब इसकी वोल्टता जो होगी वो क्या हो जाएगी, 90 डिग्री पीछे हो जाएगी। तो यहाँ पर V0C, इसका शिखर मान साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये हो जाएगा ना। तीनों चीजें समझ में आ गई कैसे करा अपन ने, है ना, ये अपन ने वहां पर भी करा था, यही अपन ने यहाँ पर भी करा। अब इसका मैं एक आरेख बना देता हूँ वोल्टता का वक्र। तो देखो शुरुआत के अंदर मैंने बताया सबसे पहले किसके लिए बनाओगे, आर के लिए बनाओगे, कि माना कि आर जो है, आर के लिए वोल्टता यहाँ है, ये V0 आर मान है आर की वोल्टता, ठीक है, और आर की जो धारा है वो यहाँ पर है आएगी। क्योंकि आर के लिए अपन क्यों बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि आर में अपन को पता है इसकी वोल्टता और धारा दोनों एक ही दिशा में होती है, इसलिए अपन को इजी रहेगा कि यहाँ पर अपन ने वोल्टता बना दी आर की, और इसकी डायरेक्शन में कौन होगी, धारा होगी आर के लिए। अपन जानते हैं इसमें जो भी धारा प्रवाहित होगी वही धारा इसमें जाएगी, वही धारा इसमें जाएगी, वही धारा इसमें जाएगी, तीनों में एक जैसी धारा जाएगी। इसका मतलब तीनों के लिए धारा की दिशा तो यही है, यही आर के लिए है, यही एल के लिए है, यही सी के लिए। अब इसी धारा के आधार पर अपन बाकी सबकी वोल्टता बताएंगे। तो इस धारा के आधार पर आर की वोल्टता तो हो गई, क्योंकि जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में आर की वोल्टता होगी, इसकी दिशा तो बन गई। अब अपन बाकियों के लिए बनाते हैं कि एल और सी की दिशा क्या होगी। तो पहले एल के लिए अपन ने देखा कि एल की जो वोल्टता होती है वो करंट से, करंट अगर यहाँ है तो उससे क्या होती है, 90 डिग्री आगे होती है। मतलब एल की वोल्टता इस करंट से 90 डिग्री आगे, मतलब ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, ऊपर जाना है, तो 90 डिग्री जाना है, वो भी तो यहाँ से जाएंगे अपन कितनी दूर तक, यहाँ तक। तो एल की वोल्टता कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, ये हो गया अपने पास V0L, ये L की वोल्टता की दिशा होगी, ठीक है। अब अपन बनाते हैं C की वोल्टता। तो C की वोल्टता अपन जानते हैं कि ये जो है करंट से 90 डिग्री पीछे होती है, तो करंट तो ये वाला है ना, तो इससे 90 डिग्री पीछे मतलब नीचे जाना है, तो यहाँ से नीचे जाना है, तो ये बनेगी C की वोल्टता, ये इस डायरेक्शन में बनेगी C की वोल्टता, तो ये बनेगी V0C, ठीक है, ये वोल्टता बन गई। अब देखो इसमें क्या है कि करंट तो इस डायरेक्शन में हो गया। पिछली बार जब हमने आरसी के लिए करा था 2 वोल्ट आई थी, एक आर की जैसे आ गई और ऐसे एल की आ गई, जैसे मान लो आर एल लिया तो, या सी लिया तो आर की आ गई, सी आ गई। तो जब 2 दिशा में आ रहा था वोल्टता, एक इधर एक इधर, तो दोनों का परिणाम ही बीच में आ गया, ऐसे अपन ने क्या कर लेगा। लेकिन अब की बार 3 वोल्टता है, एक इधर आ रही है, एक ऊपर आ रही है, एक नीचे आ रही है, और तीनों को हल करके अपन को एक परिणामी वोल्टता निकालनी है। वो जिस भी दिशा में होगी तो फिर अपन देखेंगे करंट के साथ उसका कितना कोण बन रहा है, वही अपना कला कोण है। तो अपन को इन तीनों सदिशों को हल करना पड़ेगा। अब 3 सदिश कैसे हल होंगे, तो देखो इसमें तुम देख रहे हो कि V0L और V0C दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत दिशा में है। तो 2 सदिश जब विपरीत दिशा में होते हैं, अगर उनका परिमाण भी बराबर है, जैसे 2 बल, एक बल 10 न्यूटन का ऊपर लग रहा है और ऐसे ही एक बल नीचे भी लग जाए 10 न्यूटन का, तो इस पर परिणामी बल कितना हो जाएगा, एक बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ जितने बल से नीचे खींच रहे हैं उतने बल से ऊपर। तो 2 सदिश जो परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत है तो 0 हो जाएंगे। लेकिन वो 0 कब होंगे, जब ये परिमाण में दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ पर ये V0L V0C के बराबर भी हो सकता है V0L का मान V0C से बड़ा हो, देखो इसको मैं बड़ा बना दूं, इसको छोटा बना दूं, या ऐसा हो सकता है जैसा मैंने चित्र में बनाया कि V0L छोटा है, V0C बड़ा है। तो ये 3 कंडीशन के आधार पर ये 3 बार सोल्व होगा और 3 रिजल्ट हमारे पास आएंगे, है ना। शुरुआत में हम एक के लिए कर देते हैं, फिर इसको जनरल टर्म बता के बाकियों के लिए कर देंगे। तो शुरू में जैसा तुम्हें दिख ही रहा है V0L V0C से ज्यादा है, इसको अपन हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो अपन इन तीनों को हल कैसे करेंगे। तो V0L ऊपर की तरफ है, V0C नीचे की ओर है, ठीक है। दोनों का परिमाण अलग अलग है अभी के लिए। अभी अपन ने मान लिया कि ये V0C V0L से ज्यादा है, तो रिजल्ट क्या रहेगा कि 10 न्यूटन ऊपर लग रहा है और नीचे की ओर 15 न्यूटन लग रहा है। तो परिणामी बल कहाँ लगा, एक व्यक्ति 10 न्यूटन से ऊपर खींच रहा है और नीचे वाला व्यक्ति 15 न्यूटन से नीचे खींच रहा है, तो जाएगा कहाँ, नीचे जाएगा। और बल कितना लगेगा, 5 न्यूटन, जो दोनों को घटा देंगे, 10 ऊपर लग रहा है 15 नीचे लग रहा है, दोनों को घटाए 5 न्यूटन नीचे। तो इसमें देखो ये
कम है ये ज्यादा है, तो परिणामी जो सदिश होगा दोनों का मिला करके वो किस दिशा में होगा, नीचे की ओर, क्योंकि नीचे बल ज्यादा लग रहा है, और वो होगा कितना, तो दोनों को घटा दो, जो ज्यादा है V0C उसमें से V0L को घटा दो, तो ये इतना बड़ा था ना, इतने बड़े को इसमें से घटा दो, ये यहाँ तक घटा दिया, तो बचा कितना, इतना था, यहाँ से यहाँ तक बचा, इतना तो घटा दिया ना तुमने। तो अब इन दोनों को हट करके एक ही सदिश आ गया, कौन सा, ये वाला, समझ गए क्या ये बात। तो ये अपने पास ये हो गया परिणामी सदिश, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और इसका मान कितना है, ये रहा V0C माइनस V0L, यही बचा है। तो एक तरह से इसको और इसको भूल जाओ, केवल एक ही सदिश है, कहाँ है वो, नीचे की ओर, ये रहा, जिसका मान कितना है, V0C माइनस V0L। अब अपने पास एक सदिश तो ये आ गया, इन दोनों को मिला के तो एक ही बना दिया ना, तो ये आ गया वोल्टा का सदिश, और एक वोल्टा का सदिश कौन सा है, ये वाला, तो दोनों का परिणामी क्या होगा, एक नीचे एक यहाँ है, तो दोनों का परिणामी इस दिशा में हो जाएगा कि बीच में, दोनों के हो जाएगा ना, दोनों का परिणामी बीच में, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो दोनों का परिणामी इस तरह से हो गया, और इस परिणामी का मान कितना हो जाएगा वो अपन अभी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये परिणामी सदिश हो जाएगा, तो ये जो भी परिणामी सदिश होगा उसका शिखर मान का स्क्वायर V0 स्क्वायर बराबर किसके होता है, इसमें निकाल लो, ये जो सदिश है इस त्रिभुज में ले लो, माना कि ये कितना कोण बना रहा है, थीटा, करंट से परिणामी, ये परिणामी वोल्टा हो गया हमारी V, जो तीनों की है RLC की, तीनों की परिणामी वोल्टा ये वाली, और इसका मैक्सिमम मान कितना है, वही V0 शिखर मान। तो ये जो V0 निकालेंगे, ये कर्ण है, तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये दोनों का वर्गों का योग, तो ये वाला कितना है, ये तो यही है V0C माइनस V0L, ये वाला, और ऊपर ये कौन सा है, V0R, तो यही हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा V0R का स्क्वायर प्लस V0L माइनस V0 नहीं V0C माइनस V0L, और इसका होल स्क्वायर। समझ में आ गई वाली बात। अपन ने क्या करा, दो सदिश जो परिणामी आए, एक नीचे आया और एक ऊपर आया, इन दोनों के वर्गों का योग, पहले वाले के वर्ग तो प्लस दूसरे वाले के वर्ग, वो अपना परिणामी सदिश को दिखाएगा, ये परिणामी सदिश आ गया। तो इस तरह से ये V0 का स्क्वायर बराबर V0R का स्क्वायर, V0R कितना है, V बराबर क्या होता है, IR है ना, V बराबर IR होता है, तो करंट का शिखर मान I0 और गुणा रेजिस्टेंस R, क्योंकि V R का है ना, तो ये इसका स्क्वायर हो गया ना, इसके सिरे पर वोल्टा का स्क्वायर, प्लस V0C क्या होता है, ये भी V बराबर IR, तो इसमें जाने वाली करंट I0 और R रेजिस्टेंस, तो C का रेजिस्टेंस कितना होता है, XC, तीनों चीजें अपन ने देखी, R का रेजिस्टेंस R होता है, L का रेजिस्टेंस XL होता है, C का रेजिस्टेंस XC होता है, X का रेजिस्टेंस R होता है, ये सारी हमने रेजिस्टेंस कर दो, या प्रतिबाधा है सारी, इसमें केवल प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों मिलकर प्रतिबाधा बनती है ऐसी सर्किट की। तो प्रतिबाधा इसके अंदर R है, जिसको अपन प्रतिरोध भी बोल सकते हैं, क्योंकि X वाली टर्म तो है नहीं, इसमें XL है और इसमें XC है, ये तीनों जुड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये अपने पास तीनों प्रतिबाधाएं होगी, तो ये X0 I0 गुणा XC, IR हो गया ना एक तरह से, तो ये इसका प्रतिबाधा होगी, इसका वोल्टा होगी, माइनस इस तरफ V0L यानी L की वोल्टा, तो वोल्टा V बराबर इसका भी IR, तो I तो I0 और R कितना है XL, और इसका होल स्क्वायर, इसको सोल्व करो, तो V0 का स्क्वायर बराबर इधर I0 का स्क्वायर और गुणा R स्क्वायर, प्लस इस तरफ अगर करेंगे तो देखो इधर I0 को कॉमन ले लो, इधर I0 आ जाएगा, वो I0 इस पूरे ब्रैकेट का क्या लग रहा है, होल स्क्वायर, तो I0 का भी होल स्क्वायर हुआ, तो वो I0 का होल स्क्वायर क्या होगा, इसके बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचा, XC माइनस XL और इसका पूरे का होल स्क्वायर। इन दोनों से मैंने I0 स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो V0 का स्क्वायर बराबर I0 का स्क्वायर और ब्रैकेट में बचा R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ये इस तरह से बचा। इधर से मैं I0 का मान अगर निकालना चाहूँ, पहले I0 स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा V0 स्क्वायर और बटा में पूरा ये आ गया R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये इस तरह से अपने पास करंट का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ से अगर I0 का स्क्वायर आ गया है, अगर मेरे को सिर्फ I0 का मान चाहिए, तो यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है ना, ये अंडर रूट लग जाएगा। ये अपने आंसर हो गया कि I0 जो है परिपथ में बहने वाली जो धारा I0 है, उसका मान होगा I0 बराबर रूट में V0 का स्क्वायर बटाइए, देखो V0 का स्क्वायर रूट, ये तो V0 ही रह जाएगा केवल, तो इस पे ही रूट लगा दो, इसको तो हटा देते हैं, ये रूट केवल और केवल किस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया I0 बराबर V0 अपॉन ये पूरा। अपन जानते हैं I बराबर V अपॉन R होता है, तो ये पूरी टर्म है, ये क्या होनी चाहिए, R प्रतिबाधा होनी चाहिए, तो इसको अपन पूरी प्रतिबाधा Z से दिखाएंगे, कल भी बताया था ना मैंने, वैसे Z से करेंगे, इसको यहाँ तक उतारो, उसके बाद आगे करेंगे।
तो अपने पास ये धारा इसमें आगे की LCR परिपथ में बहने वाली धारा I0 बराबर ये आ गई। अब अपन जानते हैं I बराबर V अपॉन R होता है, तो ये बटा के अंदर जो चीज है पूरी की पूरी क्या है, इसकी प्रतिबाधा। अतः इस परिपथ की प्रतिबाधा Z जो पूरे परिपथ किसकी है, LCR तीनों की, मैं इसे लिख देता हूँ। तो ये बराबर आ गई अंडर रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस XC XL माइनस XC। ठीक है, अगर L को अपन ने बड़ा माना है, यहाँ पर किसको बड़ा माना था, C को बड़ा माना था, मतलब XC माइनस XL है ना, वो तो कोई बात नहीं, तीनों स्टेप है। अभी अपन ने C को बड़ा माना है ना, तो XC माइनस XL है। ठीक है, तो XC माइनस XL है। अभी तीनों स्थिति कर लेंगे, इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं। तो ये अपने पास प्रतिबाधा अपने आप ही आ जाएगी, ये XC माइनस XL जो बड़ा होगा, अगर C वाला बड़ा माना है तो XC माइनस XL आ जाएगा। ये अपने पास आ गई प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा की टर्म्स में अपन करंट को लिख सकते हैं ऐसे, I0 बराबर हो जाएगा V0 अपॉन ZLCR। ठीक है, ये V बराबर वो I बराबर V अपॉन R हो जाएगी। अब अपन देखें कि वोल्टता व धारा के मध्य कला, इसके मध्य कला क्या है, तो कला देखो, परिणामी वोल्टता की दिशा कौन सी है, ये वाली, और धारा तो एक ही है शुरुआत से, ये रही। तो दोनों के बीच में जो एंगल है ना, वो है इसकी कला, जो थीटा अपने पास है। तो इधर अपन अगर कला को कैसे निकालते हैं, हमेशा टेन थीटा से, और टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। तो थीटा के सामने वाली ये भुजा होगी लंब, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई एग्जैक्ट वही है जो ये है, और ये कितना था, V0C माइनस V0L, तो V0C माइनस V0L, और बटा, तो ये लंब हो गया, ये आधार, और ये कितना है, तो ये पूरा V0R है, तो ये V0R। तो यहाँ से अपन निकालें तो ये आ जाएगा टेन थीटा बराबर V0C को क्या लिख सकते हैं, V बराबर IR होता है, तो I0 गुणा XC माइनस ये हो जाएगा I0 गुणा XL, और ये हो जाएगा V0R बराबर I0 गुणा R। I0 इसमें से कॉमन आएगा, बाहर आ जाएगा, उस I0 से I0 कट जाएगा, तो अपने पास टेन थीटा बराबर आ जाएगा XC माइनस XL अपॉन R। और अगर यहाँ से थीटा को मैं उधर भेजूंगा तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। ये आगे धारा और वोल्टता के बीच में कला। तो इस तरह से कला वाला भी कंप्लीट हो गया। एक अपन ने ये जो वोल्टता वाला ग्राफ देखा है, इसी को अगर अपन प्रतिबाधा की टर्म्स में देखें, तो मैंने देखो कल बताया था, इसी ग्राफ से बताता हूँ कि वोल्टता को V बराबर क्या लिख सकते हैं, IR, तो I0R। इसको क्या लिख सकते हैं, वोल्टता को V बराबर तो I0 XL, और इसको क्या लिख सकते हैं, I0 XC लिख सकते हैं ये तीनों को। तो इन्हीं तीनों का वक्र अगर मैं प्रतिबाधा की टर्म्स में बनाऊंगा, तो जिधर ये देखो, इसमें I0, इसमें I0, इसमें I0, सब में I0 आएगा ये, तो ये I0 सब में कॉमन है, इसलिए ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो I0 को अगर हटा दें हम और केवल R आ गया, इस तरफ I0 हटा दिया तो क्या बच गया, XL बच गया, और इस तरफ से यदि मैंने I0 को हटा दिया तो इधर क्या बच गया, XC बच गया। अब बताओ XL में से XC कौन बड़ा है, XC बड़ा है, तो इसको इसमें से घटा देंगे तो ये यहाँ तक बच जाएगा ये वाला, और इसका मान क्या हो जाएगा, किसमें से घटाया, जो बड़ा था, XC माइनस XL, तो ये आ गया ये वाला, और ये वाला अपने पास R है, तो दोनों का परिणामी किस दिशा में हो गया, ये वाला, एंगल कितना हो गया, थीटा। इस परिणामी को अपन क्या बोलते हैं, ZLCR, या इसका पीक मान है तो Z0 कह दो। तो रूट में इसका मान कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इस परिणाम प्रतिबाधा। और फिर ये, तो ये अपने किसका आ गया, प्रतिबाधा कर्व आ गया, ये तीनों अपने, ये प्रतिबाधा कर्व आ गया। इसमें वही, तो इसमें से जो जेड का मान, इसमें जेड का मान निकालोगे तो वही हो जाएगा लंब बटा आधार, तो ये लंब का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर, लंब कितना है, XC माइनस XL, तो इसका स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, तो उससे जो रिजल्ट आया ये वाला, देखो यहाँ से भी वही ये वाला है ना, जेड का। तो ये दोनों से, ये प्रतिबाधा ग्राफ हो गया, ये वोल्टता का ग्राफ हो गया, तो वोल्टता का, और ये इससे प्रतिबाधा का। अपने पास सारी चीज आ गई, करंट अपन ने निकाल ही लिया था, ये आ गया, उसमें बटा के नीचे क्या आ रही है, तो प्रतिबाधा अपन ने बता दी। ठीक है, फिर अपन ने वोल्टता और धारा के मध्य कला बता दी, तो ये कला इसके मध्य आ गई, ये वोल्टता का ग्राफ हो गया, ये अपने प्रतिबाधा का ग्राफ हो गया। अब अपने पास फेजर वर्क, फेजर जो आरेख है वो फेजर आरेख बचे हैं, उन फेजर आरेख को अभी अपन देखेंगे फेजर कैसा होगा। तो फेजर के लिए मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये वक्र इस तरह से, इसी को थोड़ा सा घुमा के बना देते हैं, वही फेजर है। अभी देखना अपन इसमें फेजर बना देंगे, लेकिन अब अपन क्या करेंगे, ये तो अपने जनरल हो गया, एक अपन ने मान लिया कि जब V0C बड़ा था, V0L छोटा था, तब अपन तीनों स्थिति शुरुआत से करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट तीनों के। जब ये बड़ा होगा, V0C इससे बड़ा हो तो क्या होगा, जब ये V0L बड़ा हो V0C से तब क्या होगा, और दोनों बराबर हो तो क्या होगा। तो तीन विशेष स्थिति करेंगे, उससे पहले ये बना लो, फिर तीनों स्थिति अपन देखते हैं एक बार, और ये कंप्लीट होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर
tan इनवर्स एक्स सी को क्या लिख सकते हैं, प्रतिबाधा एक्स सी क्या होती है 1/ओमेगा सी, और एक्स एल क्या होता है ओमेगा एल। ये अपने प्रतिबाधा कल भी देखी थी ना एक्स सी वाली, तो एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी और एक्स एल को लिख सकते हैं ओमेगा एल, ये प्रतिबाधाओं के मान है, और बटा, तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कोई है। अब अपन ये तीन विशेष स्थिति देखेंगे, अपन ने जनरल फॉर्म तो उसकी देख ली, अब तीन विशेष स्थिति देखेंगे कि जब एलसीआर परिपथ में एक्सएल का मान एक्ससी से बड़ा हो तब क्या होगा, एक्सएल का मान जब छोटा हो एक्ससी से तब क्या होगा, और एक्सएल और एक्ससी बराबर होंगे तो क्या होगा। तीनों स्थितियां अपन देख रहे हैं। पहली कौन सी है, जब एक्सएल का मान एक्ससी से बड़ा है। तो देखो अपन प्रतिबाधा वाला ग्राफ और फेजर आरेख दोनों बनाएंगे। तो अपन ने इस डायरेक्शन में किसको लिया था, प्रतिरोध को लिया था, जिसकी डायरेक्शन में क्या था, करंट भी था। प्रतिरोध और करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। उसके बाद अपन ने देखा था एक्सएल और एक्ससी वाला, तो एक्सएल का जो कर्व था वो कहाँ आ रहा था, ऊपर की ओर, यहाँ आ रहा था ना, ये था हमारे पास एक्सएल, क्योंकि ये करंट से क्या थी, इसकी वोल्टता आ गई थी 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री ऊपर आ रहा था। ऐसे एक्ससी कहाँ आ रहा था, नीचे की ओर। अब दोनों में विशेष बात क्या है, पहले इसको देखो, एक्सएल और एक्ससी में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो डायग्राम में भी हमने देखो इसको बड़ा दिखाया है, इसको छोटा दिखाया, दिख रहा है ना तुम्हें, ये छोटा है और ये वाला बड़ा है। तो ये दोनों सदिश, अब इनको हल करना है अपन को। तो इनको हल करा, तो कैसे हल करा था अपन ने, इस बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे तो परिणामी कहाँ आ जाएगा, ऊपर की ओर। तो ये परिणामी ऊपर की ओर आ गया। इसका मान कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो इसका मान है एक्सएल माइनस एक्ससी, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्ससी, ये इसका मान हो गया। तो ये परिणामी, अब दोनों सदिश मिलाकर के एक ही बच गया, कौन सा, ऊपर की ओर। तो एक तो ये वाला हो गया, एक आर हो गया, तो दोनों का परिणामी किस दिशा में आएगा, इस दिशा में आएगा। ये कितने एंगल से आएगा, करंट से, तो इसको क्या बनाएंगे, थीटा कोण बनाएंगे। ये हमारे पास हो गया परिणामी। और इस परिणामी प्रतिबाधा का मान कितना होता है, तो z बराबर होता है अंडर रूट के अंदर हमने देखा था r का स्क्वायर प्लस बड़ा कौन है, xl, तो आ जाएगा xl माइनस xc का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगी प्रतिबाधा। अब इसी का अपन क्या बनाएंगे, फेजर आरेख। तो फेजर आरेख कैसा होता है उसको देखो। तो फेजर आरेख के अंदर हमने शुरुआत के अंदर माना कि ये वोल्टा है V0R, अपन, अच्छा फेजर आरेख थीटा कोण पे बनाएंगे, तो ये मान लो x अक्ष है 0, ये y अक्ष है। शुरुआत में हम जानते हैं कि जो वोल्टेज स्रोत भी लगाया था वो V0 sin ओमेगा टी था। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो वक्र ऐसे घूमता जाता है। तो माना कि किसी समय t पर, फेजर आरेख में यही तो फर्क है बस, कि हम क्या करते हैं, वक्र को कहां से शुरू करते हैं, t समय से, यानी कि ओमेगा टी से। ये वक्र क्या होता है, t समय के साथ ऐसे ऐसे घूमता है ऐसे। तो t बराबर 0 रखोगे तो यहाँ से चालू होगा, जो शुरुआत में वक्र बनाया था ना, जो ये वाला वक्र है या वोल्टा का वक्र बनाया था, दोनों ये यहाँ से चालू हो रहे हैं। इनमें देखो r यहाँ है, लेकिन फेजर आरेख बनाएंगे तो फेजर आरेख कहीं से भी शुरू हो सकता है टी समय से। तो टी समय में तो ये वाली अक्ष खुद ही घूम के कहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई। तो टी समय में यहाँ आ गई। अब सारे ग्राफ है ना इसके आधार पर होंगे। इस पूरे ग्राफ को अपन इतना सा शिफ्ट कर देंगे टी एंगल तक। तो जो ये वाली अक्ष थी आर वाली, वो कहाँ बन गई, यहाँ आ गई, इतना घूम गया ना, तो आर वाली। अच्छा वोल्टा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो गया V0 आर की वोल्टा। और इसी डायरेक्शन में कौन होता है, करंट। वोल्टा और धारा दोनों एक ही दिशा में होते हैं, किसके लिए, आर के लिए, क्योंकि आर के लिए धारा और वोल्टा एक ही दिशा में होते हैं। अब अपन बनाते हैं बाकियों के लिए। तो बाकियों में देखो एल जो होता है उसकी वोल्टा आगे होती है 90 डिग्री इससे, तो इससे 90 डिग्री आगे होना मतलब इस पर कोण बनाओ 90 डिग्री ऐसे, तो ये कहाँ बन जाएगी, ये ऐसे बन जाएगी, ये अपने पास बन गई, ठीक है। ये क्या हो गई, V0L, V0L बन गई, ठीक है। अभी वोल्टा का जो वक्र बनाया था उसी के आधार पर। और अब C के लिए, तो C की जो वोल्टा होती है वो इसकी वोल्टा से कहाँ होती है, इसके करंट से कहाँ होती है, 90 डिग्री पीछे, तो वो 90 डिग्री पीछे, तो ये आ जाएगा V0C। अच्छा अपन ने किसको L को बड़ा बनाया ना, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा बना दो, चित्र में हमको साफ दिखे। तो ये अपने पास आ गया V0L, और V0C यहाँ, और इसका मान कम है तो मैंने इसको छोटा बना दिया, ये हो गया V0C। इन दोनों को हल करेंगे तो इसमें से माइनस होगा V0L में से V0C, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक का मान कितना है, वही V0L माइनस V0C, ये इसका मान हो गया। तो अब इन दोनों को घट के परिणामी वोल्टा कौन सी आ गई, ये वाली आ गई। तो ये परिणामी वोल्टा हो गई, और ये हमारे पास एक वोल्टा ये हो गई। तो दोनों वोल्टाओं के बीच में रिजल्ट क्या होगा, एक ये वोल्टा एक ये वोल्टा, तो दोनों का परिणामी किस दिशा में होगा, दोनों के बीचों बीच ऐसे। ये हमारे पास हो गया परिणामी वोल्टा, जिसकी वोल्टा को अपन V0 कह सकते हैं। या लिखना चाहें तो V0 बराबर रूट के अंदर या जाएगा V0 R का स्क्वायर प्लस V0L माइनस V0C का होल स्क्वायर। ये अपने पास परिणामी वोल्टा आ गई, जो करंट के साथ कितना एंगल बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी। ये इसको अपन ऐसे मिला देंगे, ये अपने पास बन गया फेजर आरेख। इस V0 का मान अगर रखना चाहो तो रूट में V0 R का स्क्वायर प्लस V0L माइनस V0C का होल स्क्वायर। V की जगह IR रखोगे जब,
है ना, ये परिणामी वोल्टता है। V की जगह आई आर रखोगे तो यहाँ आई आएगा, है ना, और आर आएगा। यहाँ आई आर रखोगे तो आई आएगा, आई एक्सएल रखोगे, आई एक्ससी रखोगे तो आई देखो सब में कॉमन आएगा, आई स्क्वायर आई स्क्वायर आई स्क्वायर, तो रूट से बाहर आएगा तो आई आ जाएगा, और इधर भी आई है, आई से आई कट जाएगा, वही निकल जाएगा तुम्हारे जेड जेड या आई आर, तो रेजिस्टेंस आर, आर बराबर या प्रतिबाधा जेड है तो जेड बराबर अंडर रूट में इधर कौन आ जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये वाला, ये और ये जैसा है। तो ये बन गया हमारे फेजर आ रही है कौन सी स्थिति के लिए, जब एक्सएल का मान एक्ससी से बड़ा है। तो बड़ा है तो देखो अपन ने एक्सएल को बड़ा बनाया, एक्ससी को छोटा बनाया, ऐसा बनेगा। अब अपन सेकंड स्थिति की बात करते हैं, फिर से देखो इन्हीं सभी चीजों को, इन्हीं चीजों को मैं बना रहा हूं। तो देखो शुरुआत के अंदर आर जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में करंट थी, क्योंकि आर के लिए प्रतिरोध के लिए करंट और वोल्टता दोनों एक ही दिशा में होती है, तो ये हमारे ये एक ही दिशा में आ गया। एक्सएल का मान ऊपर होता है, लेकिन अब की बार एक्सएल छोटा है तो मैं इसको छोटा बनाऊंगा, ये रहा एक्सएल, और एक्ससी का मान बड़ा है तो मैं इसको बड़ा बनाऊंगा। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्ससी का मान, ठीक है, ये एल का मान, ये एक्ससी का मान, इसमें से ये जाएगा। पहले चलो डॉट डॉट बना लेते हैं, एक और डायग्राम में विशेष बात करते हैं, मैं डॉट डॉट बना लेता हूँ, क्योंकि ये डॉट डॉट इस तरफ एक्सएल है, नीचे की साइड एक्ससी है। अब हमको पता है कि दोनों सदिश है और दोनों विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में तो दोनों घटेंगे, तो बड़े में से छोटा वाला घटेगा, इतनी चीज घटा दो इसमें से, ये घटा दी, तो आंसर में इतना सा बच गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बच गया वो परिणामी सदिश है, उसको मैंने इस लाइन से बना दिया, पूरी स्ट्रेट लाइन से बना दिया बिल्कुल, है ना। तो ये जो मान है वो कितना है, एक्ससी माइनस एक्स एल, ये हो गया। तो ये हमारे पास प्रतिबाधा इस तरफ आ गई, आर इस तरफ आ गया। अब दोनों को मिलाकर जब हमें परिणामी बनाना होगा तो परिणामी कैसे बन जाएगा, ये परिणामी एक इधर है एक इधर, तो परिणामी किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। और इस परिणामी जो प्रतिबाधा है उसका मान जेड बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, ये हमारे पास परिणामी प्रतिबाधा आ गई। इसको ऐसे मिला दो, इसको यहाँ मिला दो। ये परिणामी प्रतिबाधा ये करंट के साथ कितना कोण बनाएगी, ये थीटा कोण बनाएगी। कहीं पर भी तुम्हें थीटा ज्ञात भी करना हो ना यहाँ पर, तो सीधा ज्ञात कर दो कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, एक्स सी माइनस एक्सएल, और बटा आधार कितना हो गया, आर। इसी चीज को यहाँ भी ज्ञात करना होता है ना, अगर हमें कि यहाँ पर तला बताओ, तो tan थीटा बराबर करा, तला क्या हो जाएगी, थीटा के सामने ये लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, ये एक्सएल माइनस एक्ससी, और बटा ये हो जाएगा आर। तो ये इसके लिए कला हो गई, इसके लिए प्रतिबाधा हो गई। धारा निकाल ही सकते हैं, आई बराबर वी अपॉन आर से, तो वोल्टा वी और अपन आर ये लग जाएगा। ये अपने पास फेजर आरेख हो गया। इस तरफ भी फेजर आरेख बनाना है, तो इधर फेजर आरेख बनाई। देखो इन दोनों में क्या फर्क आया, इसमें एक्सएल ऊपर बढ़ा था तो परिणामी भी ऊपर ही आ गया, क्योंकि इन दोनों को मिला के परिणामी ऊपर हो गया। इसमें सी बढ़ा है तो नीचे आ रही है, तो परिणामी इस तरफ आ गया। तो इसमें फेजर आरेख बनाओगे तो फेजर आरेख के लिए पहले अपन क्या लेंगे, एक्स अक्ष लेंगे, ऐसे ही कौन सी लेंगे, वाई अक्ष लेंगे, और ये मूल बिंदु हमारे हो गया 0। इस एक्स अक्ष की अब अपन क्या करते हैं, फेजर आरेख बनाते हैं तो टी समय पर बनाते हैं। हमें पता ही ऐसे ओमेगा टी से घूम रहा है, ऐसे गोल घूमेगा है, तो माना कि किसी टी समय पर जो वोल्टा है, वोल्टा स्रोत की वोल्टा है, वो ओमेगा टी घूम के यहाँ आ गई, तो ये आर इस तरफ वोल्टा है V0 आर, और करंट भी इसी दिशा में, क्योंकि जिस तरफ आर होता है उसी तरफ करंट होता है। आर के लिए करंट और वोल्टा एक ही दिशा में होती है। उसके बाद बात करते हैं एल और सी की, तो एक्सएल एल वाला कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है ना, तो ये एक्सएल को छोटा माना है अपन ने, तो ये छोटा बना देते हैं। ये चीज अपने पास हो गई एक्सएल या V0 एल की वोल्टा। सी की वोल्टा कहाँ होगी, तो सी की वोल्टा इससे 90 डिग्री पीछे होती है, और अपन को पता है कि सी को अपन ने बड़ा माना है, तो ये बड़ी बना दो, ये हो गया V0 सी हो गया। इनको डॉट डॉट बना ले वैसे ही, क्योंकि परिणामी जब निकालेंगे तो स्ट्रेट लाइन बना देंगे, अपन को पता चल जाएगा। तो ये दोनों सदिश हो गए। अब अपन को पता है V0 सी V0 एल से बड़ा है, तो इन दोनों को घटा दो, तो परिणामी किस दिशा में आएगा, नीचे, क्योंकि जो बड़ा है उसी दिशा में परिणामी आएगा, तो ये परिणामी आ गया। यहाँ से यहाँ तक जो मान है इस परिणामी का वो कितना है, तो V0 सी माइनस V0 एल, ये इसका परिणामी आ गया। अब 1 वोल्ट का नीचे आ गई परिणामी, 1 वोल्ट का ये रही V0 आर, तो आर वाली और एल वाली, इन दोनों के बीच में क्या निकलेगा, परिणामी सदिश। तो परिणामी सदिश कहाँ निकल जाएगा, ये रहा। ये अपने पास परिणामी हो गया दोनों वोल्टा का, है ना, तो ये अपने पास निकल गया। इसका करंट के साथ ये करंट है और ये परिणामी वोल्टा, इनके बीच में ये जो एंगल होगा ये अपने क्या कहलाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा, कला कोण कहलाएगा। ये इसको अपन मिला देंगे, ये अपने क्या आरेख हो गया, फेजर आरेख हो गया। ठीक है, ये परिणामी वोल्टा हो गया। अपने परिणामी वोल्टा का शिखर मान, इसको V0 कह सकते हैं, है ना, LCR के पूरे की, उसकी परिणामी वोल्टा के शिखर मान को अपन ने V0 कह दिया। V0 का मान ज्ञात करना चाहते हो, जैसे यहाँ रखा था, तो यहाँ से भी V0 का मान निकालना चाहते हो, तो V0 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें V0 देखो ये वाली है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इस त्रिभुज में थीटा बराबर ये रहा, तो थीटा के सामने ये लंब बटा
आधार तो लंब ये वाला वही V0 के ये दोनों मान, और आधार ये वाला ये V0R है, तो यही कर दो V0R का स्क्वायर प्लस V0 बड़ा कौन सा है वही आ जाएगा V0C माइनस V0L का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गया। इसमें वही V बराबर आई आर, इधर भी आई आर, इधर आई एक्स एल एक्स सी, इधर आई एक्स एल रखोगे तो आई सब में कट जाएगा, ये जेड वाला फॉर्मूला आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा। तो ये अपने पास प्रतिबाधा कर्व हो गया, ये अपने पास फेजर आरेख हो गया। समझ में आया दूसरा भी। अब अपन तीसरा देखें, लास्ट और अंतिम बात, फिर से इसी को देखने का मौका एलसीआर में, यही चीजें फिर से रिपीट करते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे, अपन शुरुआत कहाँ से करते हैं, आर से। आर में अपन को पता है, आर के लिए वोल्टा कहो चाहे प्रतिरोध कहो, आर और उसका करंट दोनों एक ही दिशा में होते हैं। एक्स एल कहाँ होता है, तो एक्स एल होता है ऊपर की दिशा में, ये रहा। एक्स सी कहाँ होता है, तो एक्स सी नीचे की दिशा में। अब की बार अपन ने एक्सएल और एक्स सी को बराबर करा, तो देखो चित्र में भी दोनों बराबर लिखे हुए हैं। तो दो सदिश जो परिमाण में बराबर और एक दूसरे के विपरीत है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ना ये बचा ना ये बचा, दोनों कट गए, जीरो हो गया। तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं पड़ती। तो एक ही बच गया आर और एक ही बच गया आई, और दोनों एक ही दिशा में, दोनों के बीच में एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री। कोई कला नहीं है इनके बीच में। और z बराबर निकालेंगे तो z बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है, या सी माइनस एक्सएल होता है दोनों, पर एक्सएल और एक्सी बराबर है, किसी को किसी में से भी घटा लो ये तो जीरो ही आएगा। तो z बराबर अंडरवुड में केवल आर स्क्वायर, तो यहाँ केवल आर स्क्वायर आएगा, और आर स्क्वायर का भी अंडरवुड लग रखा है तो केवल आर हो गया। इसका मतलब इसकी जो प्रतिबाधा होती है z, वो केवल और केवल किसके बराबर होती है, आर के बराबर होती है। तो जब एक्सएल बराबर एक्सी होगा, ऐसी स्थिति में पूरे परिपथ की जो एलसीआर परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो केवल और केवल किसके बराबर आ रही है, आर के। एल भी जुड़ा है, सी भी जुड़ा है, आर भी जुड़ा है, और तीनों में से धारा बह रही है, और तीनों में धारा में बहने में धारा में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको जो प्रतिबाधा बोलते हैं। तीनों जुड़ने के बावजूद भी उसकी प्रतिबाधा केवल कैसी है, आर जैसी। इसका मतलब एक परिपथ ऐसा बनाओ जिसमें केवल आर जुड़ा हो, एक परिपथ ऐसा बनाओ जिसमें आर जुड़ा हो, एल जुड़ा हो, सी जुड़ा हो, तब भी दोनों के अंदर जो प्रतिरोध होगा ना धारा को बहने वो एक जैसा ही है। इसमें भी आ रही है, आर ही जुड़ा है, इसमें तीनों जोड़ ले तो भी प्रतिरोध कैसा है, आ रही है। इसका मतलब एक एलसीआर परिपथ जब एल और सी का मान बराबर होता है, उस स्थिति में वो ऐसे बिहेव करता है जैसे तो केवल एक प्रतिरोध आर ही जुड़ा हो, एल और सी जुड़े ही नहीं है, जुड़े ही नहीं है। तो ये केवल आर, ये इस प्रतिबाधा का सबसे कम मान होता है आर। तो जेड मिनिमम, क्योंकि एल और सी तो हट ही गए, इसके लिए तो प्रतिबाधा का काम ही नहीं कर रहे, तो प्रतिबाधा का सबसे छोटा मान है जो आर के बराबर होगा। इसके लिए फेजर आरेख बनाए तो अच्छा इसमें कला कौन, थीटा, थीटा कितना होगा, तो tan थीटा ये तो जीरो ही आ गया, तो थीटा बराबर क्या आ गया अपने पास, जीरो। यानी कला नहीं होगी, समान कला में होंगे, इसको अपन क्या कहते हैं, समान कला में। तो इसकी वोल्टा और धारा दोनों कैसी होगी, समान कला में होगी। इसके लिए प्रतिबाधा निकालें तो प्रतिबाधा जेड मिनिमम होगी जो आर के बराबर होगी। अब इसका फेजर आरेख बनाए तो फेजर आरेख के लिए अपन शुरुआत कहाँ से करेंगे, वोल्टा से। ये V0 आर रहा, इसी दिशा में करंट है। फेजर आरेख बना रहे हैं तो थीटा को टी कोण से बनाते हैं, ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई। अपन माना कि किसी समय टी पर, तो समय टी पर घुमा दो इसी वक्र को, तो ये ओमेगा टी, फेजर का नाम आ जाए तो थोड़ा ओमेगा टी से बना लेना, बाकी ग्राफ तो ऐसे ही आता है। इसी ग्राफ को अपन क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, ये जो होता है इसी को अपन थोड़ा सा टी कोण पे बना दो, तो इसको टी कोण पे यहाँ से शुरू कर दो, तो ये होगी V0 आर, ये अपने पास आई। अपन को पता है इसके लंबवत होता है कौन, एल वाला, तो एल वाला ये रहा, तो ये V0 एल इसके लंबवत हो गया, और V0 सी इसी के जस्ट नीचे। अपन को पता है V0 एल और V0 सी दोनों बराबर है, दोनों तो एक दूसरे के कट जाएंगे, केवल V0 आर बचा जो इस दिशा में है, ये अपने, और थीटा बराबर 0 है, ये इसका फेजर आरेख हो गया। ये दोनों बराबर होने के कारण कैंसिल हो गया। आपकी बात पहले पर अगर ये बड़ा होता है तो परिणाम इधर आ जाता है, और फिर इन दोनों के कारण बीच में रिजल्ट आ जाएगा। ये बड़ा होता है तो परिणाम इधर आ जाता है, और फिर इन दोनों के कारण इधर आ जाता है। ये दोनों बराबर है तो कट गए, एक ही बचा V0 आर, एक ही करंट है आई, तो दोनों एक ही दिशा में, थीटा बराबर 0, जेड का मान मिनिमम, और ये अपने फेजर आ रही है। ये अपने कंप्लीट होगी तीनों विशेष स्थिति, जब एक्सएल का मान एक्सी से बड़ा हो, जब एक्सएल का मान एक्सी से छोटा हो, जब एक्सएल बराबर एक्सी हो। इसको एक विशेष स्थिति बोलते हैं जिसे रेजोनेंस की कंडीशन या अनुनाद की स्थिति भी बोलते हैं। अब ये अनुनाद की स्थिति होती क्या है, इसी में हमारे अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां और वो तो परिभाषा भी जो इंपॉर्टेंट बताई थी, वो सारी चीजें इसी के अंदर आएगी। तो अब अपन यही टॉपिक करेंगे अगला कि एक्सएल बराबर एक्सी जो अनुनाद की स्थिति है उसके लिए कुछ विशेष बातें और आएगी, उसको अपन करेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।